सागर जी बाजिया, सम्मानीय मूलजी पंत साहब, भाई बजरंग जी, रामचंद्र खरेसा जी, पुष्कर जी, सत्यनारायण जी, भाई रामनिवास जी, बंशी जी, भाई जुगल, भाई रमतार जी और डॉक्टर परमिंदर शाह साहब, राकेश जी और सम्मानीय सोलाल जी, रोमरोड साहब, सम्मानीय जयसिंह जी, बनवारी जी, गुरुजी साहब, भाई श्रवण जी, भाई रवि जी, सभी पत्रकार बंधु, सामने बैठे सभी महानुभाव, टीम, सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताएं, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बाबा साहेब की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हर साल की भांति पिछले कई सालों से, जब से ये संस्थान यहाँ पे काम कर रहा है, हर बार एक भव्य आयोजन यहाँ पे होता है और मुझे भी हर साल यहाँ पे आने का मौका मिलता है। तो सबसे पहले तो एक जोरदार तालियां अम्बेडकर युवा संस्थान के लिए आप सभी लोग तालियों बजाकर उनका स्वागत करें कि हमेशा केवल बाबा साहब की जयंती नहीं, कोई भी कार्यक्रम हो, हमेशा कुछ ना कुछ कार्यक्रम समाज हित के लिए ये संस्थान करता रहता है। और जहां कहीं दूसरे गांव में भी मैं जाता हूं, कई बार मैंने ये बात कही है, तो मैं इस संस्थान की खुले मन से प्रशंसा करता हूं कि ये संस्थान एक ऐसा संस्थान है, चुनिंदा संस्थानों में क्षेत्र के, जो लगातार कार्यक्रम करते हैं और लगातार लोगों की भलाई के लिए समाज सेवा का कार्य करते रहते हैं, सामाजिक और रचनात्मक कार्य करते रहते हैं, जिससे लोगों को फायदा मिलता है। साथियों, आज बहुत बड़ा गौरव का दिन है कि जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, जिन्होंने इस देश के लोगों को, इस देश के लोगों के नागरिकों को जीने का रास्ता दिखाया, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए एक संविधान रूपी हथियार दिया, आज उनकी जयंती है और केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय, गौरव की बात। मैं कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन इस पावन मौके पर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया, बाबा साहब ने जो संदेश दिया, चाहे संविधान के माध्यम से या अन्य जो उन्होंने साहित्य लिखा, किताबें लिखी, उनके माध्यम से या अपने भाषणों के द्वारा, अपने कार्यक्रमों के द्वारा जो भी संदेश उन्होंने हम सब के लिए दिया, ऐसे पावन मौके पर हम सबको एक संकल्प के साथ उनके आदर्शों को, उनके दिखाए रास्ते को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। बेशक समय लगता है और समय बहुत परिवर्तित हो गया। हमारे देखते देखते जब हम छोटे बच्चे थे और आज के समय में, उस समय में आज में भी दिनों रात का फर्क आ गया। ये देन है तो बाबा साहब की देन है। एक ऐसे समरसतापूर्ण समाज के अंदर जीवन जी रहे हैं। कभी कभार हमको ये देखने को मिल जाता है, लेकिन बहुत सुधार हुआ है, बहुत सारी चीजों में बदलाव हुआ है और ये सब संभव हुआ तो शिक्षा के कारण संभव हुआ है, बाबा साहब के संविधान के कारण संभव हुआ। मैं कोई बहुत ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा। मैं आप सभी को एक आश्वासन मेरे द्वारा देना चाहता हूं। आपने जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे मौका दिया
और आप सब लोगों के स्नेह और आशीर्वाद से आज मैं विधानसभा में हूं। मैं आपको एक विश्वास देके जा रहा हूं, पहले भी मैंने बात कही है कि मुझे नहीं पता कोई दूसरे व्यक्ति क्या कहते होंगे या आपके बीच में आते हैं वो क्या स्पीच देते होंगे, क्या बातें करते होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बड़े मन से कह के जा रहा हूं कि सुभाष मील आप लोगों के लिए जनप्रतिनिधि या नेता की तरह नहीं है। सुभाष मील आप सब लोगों के परिवार के सदस्य की तरह है और आपके परिवार के भाई और बेटे के रूप में आप लोगों के काम करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहा है और आगे भी रहेगा। मैं आपको विश्वास देके जा रहा हूं। मैंने कभी इस बात में फर्क नहीं किया। मैंने चुनाव से पहले कहा था और आज भी छाती ठोक के कह रहा हूं कि 36 कौम 36 बिरादरी को साथ लेके, अभी मेरी एक छोटी बहन कहूं या बेटी कहूं, क्योंकि बेटी इसलिए कि मानसी उसका नाम है, मेरी बेटी का भी नाम मानसी है। तो जो ये बच्चे हैं, मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके भविष्य के लिए मुझे जो कदम उठाना पड़े वो हर कदम मैं उठा रहा हूं। और मैंने 1.5 साल में ये प्रयास किया है कि जब भी लोग आते हैं किसी काम के लिए, उसमें भी मैं ध्यान रखता हूं कि यार ये लोग जो वंचित तबका है, जिसको आज तक कभी सम्मान नहीं मिला होगा या जिनके काम प्राथमिकता के तौर पे नहीं है, उन कामों को मैं प्राथमिकता के तौर पे रखता हूं और आगे भी उनको प्राथमिकता के तौर पे मैं रखता हूं। संस्थान की तरफ से 2 डिमांड मेरे पास, एक तो लाइब्रेरी के रूप में और एक 4 दीवारी के रूप में। जमीन अलॉटमेंट हो जाए तो 4 दीवारी से सरपंच साहब अलॉटमेंट को प्रस्ताव कहीं भेजो, कहीं और संस्थान की खुद की पहले से तो है जगह, आज क्या किया सामुदायिक अलॉटमेंट है, ईमेल लाइब्रेरी तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको कि एक लाइब्रेरी भवन की घोषणा यहाँ पे करके जा रहा हूँ, जिसमें लाइब्रेरी भवन और फर्नीचर की व्यवस्था आप लोगों के लिए होगी। और किताबों के लिए तो इसमें क्या प्रयोजन है वो तो हम सब सहयोग से करेंगे, या जो भी। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो देखो 2 चीजें हैं, नहीं समझे नहीं। हाँ 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 हाँ, एक लंबा प्रोसेस। मेरी बात सुनो, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, समय निकलते तो देर नहीं लगती। ये तो 12 महीने बाद प्रोग्राम तो हर 2-3 महीने से होते रहते, लेकिन 12 महीने बाद तो फिर से कि दोबारा ये जनते फिर ये सामने प्रश्न आके खड़ा हो जाता है कि साहब आपने वो कहा था लेकिन उसमें क्या हुआ। तो अगर इसमें तो हो सकती है तब तो अपना भाई मैं तुरंत ही कर दूंगा, तो उसमें समय नहीं लगेगा। और आप उसमें भाई अपन अलॉटमेंट वाली वो कार्रवाई करें, पर्सन हो फिर आगे फिर वो बात है कि आप पिछली बार आपने एमएलए साहब कह के गए थे, फिर उसका काम उस बात का क्या होगा, जगह का सदुपयोग हो जाएगा। अगर बात निकल जाती है तो वहाँ अपन उसको पेश कर सकते हैं, बात वाले भाई मैं तो मेरे कोटे से इसके भिजवा देता हूँ, वो कागज यहाँ से जाते हैं तो फिर अलॉटमेंट की आप जो भी आप समझे नहीं, आप जो भी कहोगे संस्थान जैसा कहेगा वैसा मैं करूंगा। तो भी माध्यम से ये वाचनालय के इस हिसाब से देखो, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, आप अगर इस जगह को अलॉटमेंट करवाना चाहते हैं, इस जगह को संरक्षित करना चाहते हैं, तो इसका एक ही उपाय है। मैंने 2 बार पत्रावली कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत की थी, उसमें एक ही अड़चन आ रही है
कि चारागाह जो जमीन है वो गैर सरकारी संस्था को अलॉट नहीं हो सकती, और जो अम्बेडकर सेवा संस्थान है वो गैर सरकारी संस्थान है। चारागाह जमीन सिर्फ सरकारी संस्थानों को अलॉट हो सकती है। वाचनालय एक अपने रूप में एक सरकारी संस्थान है, तो वाचनालय की अगर 50 की स्वीकृति निकल जाती है और उसकी कॉपी अगर अपन कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, उस प्रस्ताव में संलग्न करते हैं, तो ये जगह अलॉट होने में आसानी हो सकती है। अन्यथा भविष्य में इसका कोई अपने ऐसा कोई वो नहीं है।